सोचिए दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर्स, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की इमारतें नहीं हैं, ये इंसानी सपनों की ऊंचाई की निशानी है। और क्या आप जानते हैं इन्हें बनाने के पीछे किसका हाथ है? सैमसंग। वही सैमसंग जिसे हम में से ज्यादातर लोग बस मोबाइल, टीवी या फ्रिज बनाने वाली कंपनी समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये कंपनी एक एम्पायर है। फाइटर जेट्स, टैंक, शिप्स से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंस और केमिकल तक हर जगह इसका सिक्का चलता है। लेकिन आज सवाल ये है, एक कंपनी जो कभी नूडल्स, मछली और सब्जी बेचा करती थी, वो इतनी बड़ी कैसे बन गई? ये कहानी है ली ब्यांग चुल की, साउथ कोरिया के एक अमीर परिवार से आने वाले उस युवा की जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र में सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की नींव रखी। सैमसंग, जिसका मतलब है 3 स्टार, यानी बड़ा, ताकतवर और हमेशा रहने वाला। शुरुआत तो छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े। धीरे धीरे सैमसंग साउथ कोरिया की टॉप ट्रेडिंग कंपनियों में आ गई। लेकिन 1950 में जब नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच युद्ध हुआ, सब कुछ बिखर गया। दफ्तर तक छोड़कर भागना पड़ा। हालात इतने बुरे थे कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया। लेकिन यही से सैमसंग की असली कहानी शुरू होती है। युद्ध के बाद ली ब्यांग चुल ने तय किया, अब एक ही बिजनेस पर निर्भर नहीं रहना है। उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। पहले बनाई शुगर रिफाइनरी, फिर टेक्सटाइल मिल, ताकि लोगों को सस्ते कपड़े मिल सके। इस स्ट्रेटेजी ने सैमसंग को डूबने से बचा लिया और यही से हर नए सेक्टर में कदम रखने की आदत बन गई। धीरे धीरे कंपनी ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इंश्योरेंस और कई और बिजनेस खड़े कर दिए। इतना पैसा आने लगा कि ली ब्यांग चुल साउथ कोरिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। फिर आया 1968, जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला प्रोडक्ट था 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। इसे पता था कि यही शुरुआत एक दिन सैमसंग को दुनिया का नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर बना देगी। इसके बाद उन्होंने माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, कलर टीवी और पर्सनल कंप्यूटर तक बना डाले। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि अगर असली ताकत चाहिए तो प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे पार्ट्स भी खुद बनाने होंगे। यही से सैमसंग ने सेमीकंडक्टर बिजनेस में कदम रखा और आज हालत ये है कि एप्पल तक अपने आईफोन्स में सैमसंग की चिप्स इस्तेमाल करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डर्स में से एक है। सैमसंग कंस्ट्रक्शन ने बुर्ज खलीफा और ट्विन टावर्स जैसी इमारतें बनाई। उनके पास थीम पार्क, होटल्स और पूरा का पूरा सैमसंग टाउन है। यहाँ तक कि उनका सैमसंग मेडिकल सेंटर और यूनिवर्सिटी भी है, जो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के तहत चलते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सैमसंग को बस मोबाइल या टीवी वाली कंपनी समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो सिर्फ हमारी नजर में आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा है। असल सैमसंग उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने मुश्किल दौर में भी हार नहीं मानी और हर संकट को अपने लिए नया मौका बना लिया। जब हम किसी कंपनी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो अक्सर हमें बस चमक दमक और ग्लैमर ही दिखाई देता है। एक कंपनी अलग अलग मार्केट में कदम रखती है, कोई रुकावट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, और देखते ही देखते एक $multi-billion एम्पायर खड़ा कर देती। सुनने में ये कहानी एक इनक्रेडिबल सक्सेस जर्नी लगती, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। इस चमक के पीछे छुपा है एक डार्क साइड जो उतना ही हैरान करने वाला है। वॉर के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। फैक्ट्रियां बंद, प्रोडक्शन रुका हुआ, एक्सपोर्ट जीरो। देश की हालत इतनी खराब थी कि लोग जीने के लिए बाहर से खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करने पर मजबूर थे। ऐसे में कोरिया के प्रेसिडेंट को एक रास्ता दिखाई दिया, अगर बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को ताकत दी जाए तो वही देश की इकोनॉमी को उठाएंगे। और यही से कहानी में एंट्री होती है सैमसंग, Hyundai और LG जैसी कंपनियों की। सरकार ने इन्हें ऐसे फायदे दिए जो किसी और को मिल ही नहीं सकते थे। सस्ते लोन, टैक्स में भारी रियायतें और यहाँ तक कि विदेशी कंपनियों को कोरिया में प्रोडक्ट बेचने पर बैन। मतलब ग्राहक मजबूर था कि वो सिर्फ सैमसंग का ही प्रोडक्ट खरीदे। लेकिन दोस्तों, इतना सब यूं ही नहीं मिला था। इसके पीछे थे ली ब्यांग चुल, सैमसंग के फाउंडर। कहा जाता है कि वो सिर्फ बिजनेस के ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाने के मास्टर भी थे। उनकी दोस्ती कोरियन प्रेसिडेंट से इतनी गहरी थी कि सरकार हमेशा सैमसंग को स्पेशल ट्रीटमेंट देती रही। यहाँ तक कि जो अमेरिकन रिलीफ फंड वॉर के बाद कोरिया को मदद के लिए मिला था, उसका भी फायदा सबसे ज्यादा सैमसंग को हुआ। नतीजा ये हुआ कि जहां बाकी कंपनियों को हर छोटे फैसले के लिए पसीना बहाना पड़ता था, वही सैमसंग के लिए सरकारी बैंकों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। किसी भी नए बिजनेस में कदम रखने के लिए उन्हें पैसों या पॉलिसीज की टेंशन कभी नहीं हुई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सैमसंग की ग्रोथ ने कोरिया को भी फायदे दिए। लाखों लोगों को नौकरी मिली, देश का एक्सपोर्ट बढ़ा और इकोनॉमी ऊपर उठी। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। छोटे छोटे कोरियन बिजनेस तबाह हो गए, क्योंकि सोचिए, एक गवर्नमेंट सपोर्टेड जायंट के सामने कोई छोटी कंपनी कैसे टिक पाती। सैमसंग इतनी ताकतवर हो गई कि जिस भी नए सेक्टर में एंट्री करती, वहाँ बाकी कंपनियों का सफाया होना लगभग तय था। और नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे पूरी साउथ कोरियन इकोनॉमी एक ही कंपनी पर ओवर डिपेंडेंट हो गई। सोचिए, साल 2014 में अकेले सैमसंग का योगदान
कोरिया के जीडीपी में 17% था। यानी अगर सैमसंग लड़खड़ाए तो पूरा देश हिल जाए। दोस्तों, साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था को जिन गिनी चुनी कंपनियों ने अपने हाथ में कैद कर लिया, उनमें सबसे बड़ा नाम है सैमसंग। सोचिए, एक देश का पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस सब कुछ बिजनेस फैमिली के कंट्रोल में चला जाए तो वहाँ किसकी चलती होगी। साल 1987 सैमसंग के फाउंडर ली ब्यंग चुल की मौत के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने कंपनी संभाली। यही से शुरू हुआ सैमसंग और कोरियन गवर्नमेंट का सबसे कंट्रोवर्शियल दौर। 1996 में उन पर आरोप लगा फॉर्मर प्रेसिडेंट को रिश्वत देने का, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि तत्कालीन प्रेसिडेंट ने उन्हें बिना किसी एक्शन के माफ कर दिया। इतना ही नहीं, 2018 में टैक्स चोरी और एक बड़े घोटाले में उन्हें दोषी पाया गया। 3 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई, लेकिन अगले ही साल प्रेसिडेंट ने उनकी सजा माफ कर दी और वे फिर से सैमसंग के अध्यक्ष बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, जरा सोचिए, जहां आम इंसान छोटे से केस में जिंदगी बर्बाद कर देता है, वही सैमसंग जैसे दिग्गज के लिए कानून भी झुक जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं सैमसंग के खिलाफ आवाज उठाना मतलब सरकार के खिलाफ आवाज उठाना। और यही सच है। साउथ कोरिया के ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि सैमसंग अब किसी भी नियम कानून से ऊपर है, लेकिन सैमसंग की हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया भी है जिसने उसकी रेप्यूटेशन और मार्केट शेयर को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है 2016 की, जब दुनिया भर में अचानक खबरें छपने लगी सैमसंग नोट 7 फट रहा है, कहीं होटल में कहीं एयरपोर्ट पर। कंपनी पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें प्रोडक्शन रोकना पड़ा और लाखों फोन्स मार्केट से रिकॉल करने पड़े। इस एक घटना ने सैमसंग को करीब $5 बिलियन का नुकसान कराया। उस समय वजह बताई गई बैटरी की गलती, लेकिन बाद में सच सामने आया एप्पल से कंपटीशन में जल्दबाजी, डिजाइन टीम पर दबाव और प्रॉपर टेस्टिंग के बिना एक अधूरा और खतरनाक प्रोडक्ट मार्केट में उतार देना। ये वाकया किसी और कंपनी के लिए एंड साबित हो सकता था, लेकिन सैमसंग ने इस हादसे से सीख ली और फिर से उठ खड़ा हुआ। नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और धीरे धीरे फिर से अपना खोया हुआ भरोसा जीत लिया। हाँ, पिछले कुछ सालों में Xiaomi और Realme जैसे चाइनीज ब्रांड्स ने इंडिया में सैमसंग की हिस्सेदारी जरूर कम की थी, लेकिन करंट सेल्स रिपोर्ट बताती है कि लोग अब दोबारा इन चाइनीज ब्रांड से दूर होकर सैमसंग पर भरोसा जता रहे हैं और एक बार फिर सैमसंग जोरदार बाउंस बैक करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग की ग्लैमरस सक्सेस और डार्क रियलिटी की पूरी कहानी। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें भी खड़ी कर सकती है और खुद को हर विवाद से ऊपर भी। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपके पास कौन सा फोन है, एप्पल या सैमसंग, कमेंट में जरूर बताइए।